नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कोचगांव कन्वर्सेशन में। जैसा कि आपको पता है, कोचगांव कन्वर्सेशन निकल चुकी है चुनावी यात्रा पे और इसी क्रम में हम आज हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा में, जहां के विधायक सुधाकर सिंह और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे, तो सीधे चलते हैं सुधाकर जी से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। तो क्या है इस बार बक्सर का लोकसभा में क्या लग रहा है? आप राजद की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे? हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पे लगातार जो भी चुनाव हो, उसमें हम लोग सक्रिय रूप से लगे रहते हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होता है, उसके साथ हम लोग काम पे लगते हैं। कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, वो भविष्य की बात है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा बिहार में। गठबंधनों के होने के बावजूद भी ड्राइविंग फोर्स राष्ट्रीय जनता दल ही रहेगा। बहुमत की सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट आएंगे, अपने सहयोगी दल को भी सहयोग करेंगे जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए पूरे अगर हम देखें तो करीब 15 दिन आज बचा हुआ है अगले चुनाव में, 20 दिन से ज़्यादा नहीं। तो इसमें हम लोग पार्टी की तरफ से सभी काम को कर रहे हैं, जो हमारे किसी भी चुनावी राजनीति के लिए जो ज़रूरी तत्व है, उस सभी कामों में हम लोग सभी लोग मिलकर लगे हुए हैं। कोचगांव कन्वर्सेशन की टीम पिछले 2 दिनों से बक्सर में है और हम आम जनता, स्टूडेंट्स, व्यापारियों से बात कर रहे हैं। उनका कहना कहीं न कहीं है कि पिछले 2 टर्म से अश्विनी चौबे जी, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया है और कहीं न कहीं कुछ लोगों का यह भी स्वर था कि इस बार राजद की तरफ से सुधाकर सिंह जी लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। अश्विनी चौबे ने कोई काम नहीं किया, ये पूरा बिहार जानता है। मूलतः भागलपुर के रहने वाले जहाँ से वो एमएलए रहे, वहाँ पे भी कोई काम नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि ऐसे आयातित बेशदेश लोगों को राजनीति में आगे ले जाना, कि अपने और नेतृत्व से सवाल ना करें। बेसिकली जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो शीर्ष नेतृत्व और आम जन के बीच में हम संवाद की कड़ी होते हैं। हम जो इलाके में सुनते हैं, क्षेत्र में सुनते हैं, वो बात पटना तक, दिल्ली तक ले जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यूएसपी है। आप पूरे शाहाबाद में देखें तो 4 सीट है, जिसमें 3 आयातित लोग हैं बीजेपी की तरफ से। लंबे समय से इस खेल में वो शामिल लोग हैं, इसीलिए उनको कोई महत्व नहीं रखता कि अश्विनी चौबे आज हैं, कल कोई और दूसरा आयातित आदमी उन लोग लगा लगा सकते हैं चुनाव में। जनता निरीह है, वो लोगों के छलावे में आती ही है, वायदों के छलावे में आती ही है। अब फिर नए वायदे कर देंगे ये लोग, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अश्विनी चौबे हैं या दूसरा कोई है। राष्ट्रीय जनता दल अपने एजेंडे के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगा और उसी क्रम में हमारे तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा पे पूरे बिहार में 20 तारीख को निकल रहे हैं और पूरे अगले 9 से 10 दिनों में पूरे बिहार के सभी जिलाओं में जाने का काम करेंगे और हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि पटना में हम एक बड़ा कार्यक्रम करें। सुधाकर सिंह जी अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप अपने उम्मीदवारी पे खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं स्वयं एक जनप्रतिनिधि हूँ और संसदीय राजनीति में आपके पास जब है पद, तो आप दावेदारी का विषय कहाँ आता? हमारा पद और विधानसभा के भीतर हम रहें या लोकसभा के भीतर रहें, मुद्दे कोई बदल नहीं जाते। जो आमजन के मुद्दे हैं, वो क्या बदल जाएँगे? महँगाई का सवाल हो, बेरोज़गारी का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, किसानों के मंडी कानून का सवाल हो, क्या ये बदल जाएँगे? जो चीज़ें विधानसभा के भीतर भी बात होती है, यही चीज़ें लोकसभा के भी भीतर बात होती है। कुछ केंद्रीय कानून हैं, कुछ राज्यों के कानून हैं। हमारे आमजन बहुत केंद्रीय कानूनों से बहुत कम प्रभावित होते हैं, ज़्यादातर राज्य के मुद्दे से प्रभावित होते हैं। हम लोग जो काम में लगे हैं, वो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। जो भी पार्टी का आने वाले वक़्त में निर्देश होगा, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पार्टी पे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और कई अन्य मंत्रियों के विभागों में जांच का आदेश दे दिया है। कल इस पर विस्तार से मैंने चर्चा किया था पटना में मीडिया के सामने
कि हम लोग मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं कि आप जांच कराएं, लेकिन कहाँ आप जांच कराना चाहते हैं? अभी तक मीडिया में बातें हैं, पत्रक तो उन्होंने कोई जारी नहीं किया कि विभागों में किन बिंदुओं पे जांच होगी। और क्यों राष्ट्रीय जनता दल, आप तमाम विभागों का जांच करा लें और केवल ये 17 महीने क्यों, आप 19 महीने 19 साल का जांच करा लें और क्लीन चिट दे दें अपने लोगों को कि नहीं ये सब ठीक लोग हैं। नीतीश कुमार जी असत्य बोलने के लिए, काल्पनिक बात बोलने के लिए विख्यात नहीं कुख्यात आदमी हैं। आप देखे होंगे सदन में कई अवसरों पर कहा है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मैं आरएसएस और बीजेपी में नहीं जाऊंगा। गए कि नहीं गए? उसी तरह से जांच भी एक छलावा है। जब मैं कृषि मंत्री था बिहार का 45 दिन, तो मैंने सरक फाइलों में नोटिंग किया कि कृषि रोड मैप 1, 2, 3 की जांच तब तो होनी आप चाहिए। बोले थे कि आप चोरों के सरदार हैं। निश्चित तौर पे कौन चोर है आप समझ गए? जिन जिन चोरों के बारे में मैंने कहा था, उन चोरों का क्यों नहीं जांच हुआ? हम तो चुनौती देकर बोले थे, जांच कहाँ हुआ आज तक? ना ये करेंगे कभी। जो ही करेंगे तो मैंने एक लाइन और भी बोला था कि मेरे ऊपर भी एक से एक सरदार हैं। कौन वो सरदार लोग हैं? नीतीश कुमार सरदार हैं। उन्हीं के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि काम क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब मैंने जांच का आदेश दिया और नहीं हुआ तो मतलब कौन रोका? निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री रोक दिए, मेरे ऊपर तो वही थे, जांच नहीं होने दिए विभाग में। और 15 दिन में मैंने ना मांगा था जांच रिपोर्ट, तो हमको 15वें दिन हमको इस्तीफा देना पड़ा। जांच रिपोर्ट आने से पहले मुझे इस्तीफा देना पड़ा। ये है नीतीश कुमार का राजनीति का तरीका। खूब भ्रष्टाचार में वो शामिल रहते हैं, उनके लोग शामिल रहते हैं, ये उनका अपना एजेंडा रहता है। अच्छा, आरोप तो आप पर भी है कि घोटाला आपने भी किया है, क्या मैंने बताइए आरोप का? चावल घोटाला। चावल का घोटाला अगर है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, सुशील कुमार मोदी भी यही बात कहे थे, आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, तब मैं उनके साथ नहीं, था। मैं आरोप की बात कर रहा नहीं, वो आरोप तो वही लगाए थे ना जी, सुशील कुमार मोदी, आपके पास कौन बताया? हूँ। नहीं, मामला कोर्ट में भी है, तो घोटाला कैसे हुआ? मीडिया में भी है मामला। मीडिया की एक बात को समझना चाहिए, घोटाला उसको कहते हैं जिसमें सजा होती है। जी, आरोप लगाने से घोटाला नहीं होता। सही है। सरकार का काम है आरोप लगाना, लेकिन घोटाला है कि नहीं कोर्ट तय वो करेगा। जज के बात तो करें। कोर्ट कहाँ फैसला किया? बिहार सरकार आज तक कोर्ट के सामने क्यों नहीं उपस्थित होती है? इसलिए नहीं उपस्थित होती, घोटाला बिहार सरकार ने किया था। जब राजकोष से पैसे निकले तो सरकार के द्वारा निकले, तो जो निकले तो निकालने वाले कौन थे? अधिकारी थे। कोई पब्लिक सीधे सरकार के खजाने से पैसे निकालने का राइट रखती है? कहीं नहीं। तो उन अधिकारियों को बचाने के लिए जिन लोगों ने बेईमानी किया था, उस आरोप को मिल मालिकों पर, मेरे पे तो नहीं, 1700 पर आरोप लगाया। केवल मेरी चर्चा क्यों होती है? हम जो 1700 लोग थे, उन 1700 लोगों की चर्चा क्यों नहीं होती? सिंगल मेरे पर क्यों शायद होती? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप एक विधानसभा को मैं जिस दिन नेतृत्व। ये घटना हुआ उस दिन जनप्रतिनिधि तो नहीं था। अब हैं इसीलिए। सवाल ये है कि जिस दिन हुआ उस दिन तो हम जनप्रतिनिधि थे नहीं। जनता ने चुना हमको। ये घटना 11/12 की है, मैं एमएलए बना हूं 20 में। तो जनता इस जानती थी कि बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा एक गलत आरोप लगा करके इस बिहार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बर्बाद किया गया, राइस मिलों को बर्बाद किया गया, जो बिहार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के करीब, जो एक मूवमेंट के जरिए, स्टार्टअप के जरिए हम लोगों ने खड़ा किया था, उस पूरे स्टार्टअप को, मूवमेंट को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। इसीलिए आज भी ये कहते हैं कि हम औद्योगिकीकरण करेंगे बिहार में, जो नौजवान लोग हैं उनको भरोसा नहीं होता नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर। उनके यहाँ केवल एक ही मॉडल चलता है, वो है भ्रष्टाचार का मॉडल। अगर उसमें आप फिट नहीं बैठते तो आप किसी काम लायक नहीं है, ना आप उद्योग लगाने लायक है, ना आप सरकारी नौकरी करने लायक है, ना आप राजनीति करने लायक है। उनके जो एक तैयार किया जो कंसेप्ट बिहार में, वो केवल लूट का कंसेप्ट है, और उस लूट के कंसेप्ट में अगर आप फिट नहीं है तो आप उनके लिए फिट नहीं है। हालांकि जब अभी वो एनडीए के साथ दोबारा गए, तो कहीं ना कहीं जो कारण उन्होंने बताया वो यही बताया कि आप लोग पैसा लेना शुरू कर दिए थे। लगता है तेजस्वी जी के बयान को अब विधानसभा में नहीं देखे थे। जी, बहुत अच्छे से। उन्होंने कहा कि ये कोई समस्या थी तो आप बताएं हम लोग को।
हम लोग तो ये भी कह रहे थे कि हम लोग बाहर से समर्थन कर देते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो बाहर से समर्थन कर देते हैं। उसका जवाब कहाँ नीतीश कुमार ने दिया। और सवाल ये है कि जांच तो उनके राज्य में गब्बू सिंह और कारू सिंह जो जेडीयू के कारोबारी हैं उन पर हो रही है। उनके राज्य में मुजफ्फरपुर बालिका कांड हुआ, उनके राज्य में सृजन कांड हुआ। तो कौन भ्रष्टाचार के प्रतीक है इस बिहार में, किसी को बताने की जरूरत है क्या? राजद भी तो तेजस्वी यादव सृजन को लेकर के इतना हल्ला किए, लेकिन जब सरकार में आए तो उस पर उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की। सृजन कांड पर कार्रवाई कौन करता है? आप तो पढ़े लिखे हैं। मुख्यमंत्री करता है और सीबीआई करती है। जो जांच अंडर सीबीआई है, तो सीबीआई ने क्यों जांच नहीं पूरा किया आज तक? और गृह विभाग का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री हैं। तो वो अपने विभाग में कार्रवाई नहीं किए तो सुशासन बाबू कैसे हो गए? इसमें तेजस्वी जी का कहाँ रोल था? कोई उनके विभाग का मामला तो था नहीं कि उस पर कार्रवाई किए या नहीं किए। अच्छा, जब क्रेडिट लेना हो तो तेजस्वी जी नौकरी दे दिए 2 लाख, लेकिन कार्रवाई की बात आए तो वो मुख्यमंत्री करेंगे। बड़ा अद्भुत आदमी है। आपके पास चैनल है तो आप ना बात करिएगा कि पब्लिक बात करेगी? सवाल आप पूछ रहे हैं कि पब्लिक सवाल पूछ रही है मेरे से, ये बताइए। क्योंकि आपके हाथ में माइक है, तो सरकार जिसके हाथ में है तो कार्रवाई वो करेंगे कि दूसरा करेगा? ये बताइए। नौकरी का क्रेडिट फिर नौकरी का क्रेडिट का विषय ये है, आप क्यों एक पक्षीय ये सब चलाने का प्रयास कर रहे हैं? ये हमने बोला था, राष्ट्रीय जनता दल बोला था कि सरकार में नौकरी नहीं दी जा सकती, शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता, इनके बाप के घर से पैसा आएगा, जेल से पैसा आएगा। ये कौन बात बोला था? नीतीश कुमार। तो ये बात तो आपको जनता के सामने बतानी चाहिए। तो आप दूसरी बात घुमा रहे हैं। नहीं। लगता है आपका एजेंडा दूसरा है। दिक्कत ये है कि मीडिया का स्वयं एजेंडा है और ये अपने एजेंडे के हिसाब से अपने कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, आम आदमी के हिसाब से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। नौकरी का श्रेय राष्ट्रीय जनता दल इसलिए लिया कि उसने कहा था कि हम देंगे, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कहते कि संभव नहीं है। तो संभव को असंभव हम बनाए तो बिहार की जनता कह रही है, इसमें केवल हम अकेले तो कह नहीं रहे हैं। आम आदमी से भी पूछ लीजिएगा तो आप बता देगा लोग कि किसको श्रेय जाना चाहिए इस काम को लेकर के। हम श्रेय ले लिए तो हम पार्टनर भी तो हैं, और पार्टनर हम बड़ा है ना, हमारे ज्यादा एमएलए हैं, तो स्वाभाविक है कि हम पार्टनर हैं तो अपनी बात को, अपनी हिस्सेदारी को हम लेंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया, जो परिस्थितियां हैं उसी हिसाब से भाजपा ने भी बनाया उनको। वहां भी भाजपा बड़ी पार्टी है, फिर भी नीतीश कुमार क्यों है? जो देश के ताकतवर लोग हैं कहते हैं कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, लेकिन वो लोग भी तो नीतीश कुमार के सामने परिस्थितियों के हिसाब से उनके पीछे खड़ा है कि नहीं खड़ा है? इसमें राष्ट्रीय जनता दल पे कैसे आरोप लग सकता है कि आप क्यों पीछे खड़ा हुए? हम खड़ा हुए तो बिहार के लोगों के लिए नौकरी लिया, हमने सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए काम किया। भाजपा कौन काम की? नीतीश कुमार के पीछे खड़ा होकर भाजपा कौन काम की? बिहार में मंडी कानून था, मिनिमम सपोर्ट की गारंटी थी, इस कानून को किसने बदलवाया? 2006 में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार बनाते हैं, जो किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई है देश में, उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी नीतीश मिल करके इस बिहार में मंडी कानून को खत्म कर दिया। तो ये सवाल है कि नहीं उनके सामने? हमारे साथ रहते नीतीश कुमार अगर कोई काम को खराब कर रहे हैं तो हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। हमारे मंत्री उनसे डटे रहे, इसीलिए वो जाने का काम किया। हम कोई भी गलत काम को विरोध करेंगे जो जनता के निजी रूप से तो आपने विरोध किया और उसका हमने देखा, आपने इस्तीफा भी दिया, लेकिन पार्टी स्तर पर मेरा ये सवाल था। पार्टी के स्तर पे कोई बताएगा ना कि हमारे विभाग में कौन काम खराब हुए? जो हम लोग जिस विभागों को नियंत्रित कर उसी का तो जांच करवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। नीतीश जी, तो मैंने यही कहा ना कि जांच के तो मैं आदेश दिए थे, रोका किसने? ये बात क्यों बार बार भूल जा रहे हैं? आपको नीतीश कुमार के बातों पे भरोसा है और मेरी बातों पे भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो किसने रोका जांच? मैंने कहा कि कृषि विभाग में गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो राजद का ही ना मैं मंत्री था, तो हम जांच के लिए बोले तो क्यों नहीं जांच हुआ? तो आपको तो इस्तीफा दिला दिया गया। इस्तीफा दिला दिया गया तो इसके लिए दोषी नीतीश कुमार है। वो नहीं चाहते कि बिहार में न्यायपूर्वक काम हो, किसानों के हक में काम हो। वो एक किसानों को गुलाम समझते हैं बिहार को, और वोट बैंक की राजनीति में किसान वोट बैंक है भी नहीं बिहार में।
वो जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, इसीलिए नीतीश कुमार को लगता नहीं कि किसान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये जोर नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन यह भी बात तो सही है कि जो किसानों के हक में नहीं काम करेंगे तो बिहार का तरक्की भी नहीं होगा। बिहार को किस तरीके आप रास्ते आप से आप विकास को लेकर आपकी जाएंगे? कोई योजना है किसानों को लेकर के? पिछले 2 साल से आप हाँ, किसानों के तो साथ काम कर रहे हैं। मैं कोई ऐसी पिछले 20 योजना? सालों जी। से काम कर रहा हूँ। मैं किसानों के साथ 20 साल से जुड़ा हूँ इस आंदोलन से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देना, एमएसपी की गारंटी, जो दिल्ली में चल भी रहा आंदोलन, हम लोग उसके सहयोग में हैं। और मंडी हमारे पास होनी चाहिए कि अपने जो उत्पाद है उसको हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी हम बेच सकें। ये 2 बड़ी हमारी योजनाएं हैं। इसके अलावा उत्पादन बढ़ाने की बात है। उत्पादन के लिए हमारे पास जो हमारा जो पानी की उपलब्धता है इस बिहार में, उसको ठीक से मैनेज करने की ज़रूरत है। कोसी नदी पर हाई डैम बनाने की ज़रूरत है, जो पूरे बिहार में जीडीपी में 25% का इजाफा करेगा, अकेला एक प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पे ही उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है, नेपाल की साइड में है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे पास योजनाएं हैं और ये हम अपनी योजनाओं पे काम भी किए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने। 1 साल के भीतर, सवा साल के भीतर जो हम जितनी कामों में हम आगे बढ़े हैं, आप पूरे देश भर में उदाहरण उठा के देख लीजिए, इतनी तेजी से काम आगे बढ़ा हो, जबकि हम नेतृत्व नहीं कर रहे थे, हम पार्टनर थे उनके। और पार्टनर के मुखिया वो थे, ड्राइविंग फोर्स वो थे, जितना वो चाहेंगे उतना आगे बढ़ेगा, बाकी चीज़ों में अड़ंगा लगाने का हमेशा वो काम करते रहे। अच्छा, किसानों को लेकर के जब बात होती है तो ये मौलिक समस्या नहीं होगी, क्योंकि बिहार में लगभग 82% जो किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर में आते हैं, उनके पास 1 हेक्टेयर से कम। 93%। 93, ठीक है जी, आपने शुद्ध कर दिया। और वही पंजाब में ये मार्जिनल फार्मिंग फार्मर केवल 7% है। तो एक अंतर भी हमें समझ में आ जाएगा। तो वो कहीं न कहीं मौलिक चुनौती नहीं बन सकती है बिहार में किसानों की? इसीलिए उनको ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है ना। हमारे जो मार्जिनल फार्मर हैं, जिनकी ज़मीन फ्रेगमेंटेड हैं, अलग-अलग जगहों पर हैं, जहाँ पे उसको सिंचाई की सुविधा से लेकर के रोड कनेक्टिविटी आसान नहीं है, तो जो अन्य राज्य कृषि के सुधार के लिए 6% जीडीपी का अपना बजट लेके चल रहे हैं। बिहार मात्र 3% बजट लेके चल रहा है। जबकि सच है कि हमको ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ किसानों को। ये केवल 93% जो मेरे किसान हैं, जो मार्जिनल किसान, ये केवल केवल किसानी का सवाल नहीं है, उनके जीवन रेखा है, आय के सवाल है, गरीबी का सवाल है। हम अगर उनको मदद करते हैं तो एक ही बार 93% आबादी हमारी गरीबी रेखा से बाहर चली आएगी। हम थोड़े मदद देते हैं सरकार के तौर पे, तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, उनके बाल बच्चे पढ़ लेंगे, उनको स्कूल जाने के लिए पैसे उनके हाथ में आ जाएंगे, उनके पास पैसे आ जाएंगे घर बनाने के लिए, उनके पास पैसे आ जाएंगे इलाज कराने के लिए, थोड़े से मदद से। तो ये अलग कोई जो हम लोगों की जो लड़ाई है बिहार के विकास को लेकर के, वो रास्ता ही निकलता है किसानों के होकर, किसानों की गलियों से होकर के। अगर वो ठीक होते हैं तो स्वाभाविक है कि बिहार भी ठीक होगा। एक सवाल और बक्सर लोकसभा को लेकर के है कि आखिर अगर बक्सर लोकसभा में आने वाले चुनाव में अगर आपकी दावेदारी होती है या दावेदारी नहीं भी होती है, बक्सर लोकसभा के अंतर्गत आप विधानसभा से एक प्रतिनिधि हैं, क्या ऐसी चुनौतियां देखते हैं या क्या ऐसे कोई 3-4 बिंदु हैं जिस पे कि काम नहीं हुआ है, न के बराबर हुआ और वो काम होने चाहिए? सबसे बड़ी चुनौती है बक्सर जिला में विश्वामित्र की ज्ञान भूमि, जो दुनिया के लिए प्रतीक के तौर पे माना जाता है, जहाँ भगवान राम ने का शिक्षण दीक्षण हुआ था, शिक्षा दीक्षा हुआ था। हमारे पास एक बड़ा उनके एक केंद्र होना चाहिए, विश्वामित्र के स्मृति में एक बहुत बड़ा शैक्षणिक केंद्र होना चाहिए, जिससे कि हम पुनः गौरव को वापस पा सकें बक्सर का। बक्सर के कई पर्यटक स्थल हैं जिनको विकसित करने की आवश्यकता है, चौसा का युद्ध भूमि हो या बक्सर का युद्ध भूमि हो, से लेकर के भगवान राम के जो शिक्षा ग्रहण के दौरान उनके कई प्रतीक हैं, उन तमाम चीज़ों को हमको विकसित करने की ज़रूरत है। पानी का प्रबंधन भी हमको ठीक करना होगा। बक्सर ज़िले में लोकसभा में अगर देखें तो 2 विधानसभा में पानी का प्रबंधन बेहतर हुआ पहले से, रामगढ़ और दिनारा। लेकिन बाकी 4 विधानसभा में किसानी के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है। जबकि पानी की उपलब्धता कोई कम नहीं है, गंगा के तट पर हैं हम, सरफेस वाटर भी मेरे पास बहुत है, हम चाहें तो पंप कैनाल से भी
उसको हम पानी को ला सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमको बड़ा एक केंद्र चाहिए लोगों के इलाज के लिए। हालांकि बिहार सरकार के नेतृत्व में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रगति पर है, लेकिन वो छोटा केंद्र बन रहा है, उससे बड़ा केंद्र होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है, जहाँ बगल में बलिया है, गाजीपुर है और इधर हम लोग का बक्सर है। तो इन इन तमाम जगहों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, एक बड़ी आबादी यहाँ बसती है। तमाम हमारे जो हैं नौजवानों को रोजगार को लेकर के हमारे किस तरह से उनको हम स्किलिंग कर सकें, वो भी एक बड़ा चुनौती है हमारे सामने। क्योंकि जो इस इलाके की जो आबादी है, उसको कैसे अस्थायी रोजगार मिले, उसको भी एक देखने की ज़रूरत होगी। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। इस इलाके में तमाम चीज़ें पैदा होती हैं, सब्जी, फल से लेकर के गेहूँ और चावल का तो इलाका है ही ये प्रमुख रूप से, लेकिन गंगा के किनारे बहुत सब्जियों का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है, उसको भी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है। डेयरी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये तमाम बड़ी चुनौती है बक्सर को लेकर के, जो पिछले लंबे समय से लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ सुधाकर सिंह जी, विधायक रामगढ़। बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी सभी बिंदुओं पे अपनी बात रखी। हम आगे बढ़ेंगे, किसी और विधानसभा का दौरा करेंगे और जानेंगे कि आखिर बक्सर लोकसभा में क्या स्थिति है और 2024 में क्या परिणाम आने वाले हैं, लोगों का क्या मूड है।